जय हिंद साथियों, आवेश एकेडमी के न्यू वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम यूपी लेखपाल मैथ मॉक टेस्ट नंबर 4 को करेंगे। उम्मीद करता हूं कि इसके पहले आए हुए मैथ सीरीज के मॉक को आपने देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो उसके लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके सारी वीडियो को आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए हम सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है इसमें क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि 12 रुपये प्रति किग्रा के दूध में किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि जो हमारा औसत निकल के आए वो 8 रुपये प्रति किग्रा हो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करते हैं कि जो फर्स्ट रेट दिया होता है, जैसे यहाँ पे दिया है कि 12 रुपये और जो सेकंड रेट, तो यहाँ पे पानी का रेट क्या है, यहाँ पानी का रेट कुछ नहीं है, 0 है, और इन्हीं दोनों के बीच में हम इसका औसत लिखते हैं। ठीक है, तो अब इसका डिफरेंस 12 और 8 का डिफरेंस हम इसके सामने लिखेंगे डायगोनल पे, और ये जो 0 ये पानी वाला रेट है और ये औसत, इसका डिफरेंस हम कहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ पे। तो इनका डिफरेंस कितना आएगा, 8 आएगा, और 12 और 8 का डिफरेंस कितना आएगा, 4 आएगा। तो अब इन दोनों का रेशियो कितना आ गया, 8:4। अब इसको हम अगर सरल कर लें तो कितना मिलेगा हमको, 2:1। ठीक है, तो इसमें पूछ क्या रहा था, किस अनुपात में मिलाया जाए, तो बस ये अनुपात ही पूछ रहा था, तो इसमें कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। तो इसका उसको किस अनुपात में मिलाया जाए, तो ये 2:1 के रेशियो में मिलाया जाए। बस इसमें कुछ ज़्यादा नहीं समझना है, बस ये समझना है कि अगर 2 रेट दिया है, जैसे यहाँ पे एक 12 दिया है, यहाँ पे कुछ और भी दे सकता था, यहाँ पे जैसे कोई और क्वेश्चन में। अब यहाँ पे पानी दिया है तो पानी का रेट क्या होता है, 0 है। ठीक है, तो इन दोनों को हम यहाँ पे लिखेंगे, एक वैल्यू फर्स्ट पे सेकंड पे, और उनके बीच में ये वैल्यू लिखी जाती है, ये होता है उसका उन दोनों के बीच का औसत। ठीक है, तो ये औसत वैल्यू होती है। अब इन्हीं दोनों के बीच के डिफरेंस को हम लिखते हैं, और डिफरेंस लिखने के बाद उनका हम रेशियो निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 8 निकल के आया और ये 4, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लें तो कितना हो गया इसका आंसर, 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। सॉरी, इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर 4, दूध और पानी से था। ठीक, यही में अगर इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता है कि पानी और दूध को किस रेशियो में मिलाते, तो ये ऑप्शन तुरंत बदल जाता है, 1:2 हो जाता है। लेकिन यहाँ पे पूछा ही है कि दूध कितना मिलाया जाए और पानी कितना मिलाया जाए, तो 2:1 के रेशियो में मिलाया जाए। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि एक वर्ग जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर है, ठीक है, इसके अंदर एक बड़ा वृत्त बनाया जाए। ये वृत्त लिखा है लेकिन ये वृत्त है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ये 2 सेंटीमीटर का ये आपका स्क्वायर है। अब इसी के अंदर सबसे बड़ा वृत्त क्या होगा, इनके इस स्क्वायर के चारों भुजा को स्पर्श करेगी, वो इससे बड़ा होने का मतलब ये बाहर जाने लगेगा। ठीक है, तो अब इसकी इस भुजा की लंबाई कितनी है, तो इस भुजा की लंबाई है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर ये वृत्त का डायमीटर देखा जाए तो वृत्त का डायमीटर कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर। यहाँ से स्पर्श कर रहा है, यहाँ से स्पर्श कर रहा है, तो ये हो गया आपका कितना, 2 सेंटीमीटर। ठीक, तो इसके रेडियस की बात कर ले तो रेडियस कितना होगा, अगर वृत्त के रेडियस यहाँ पे कितना हो जाएगा फिर 1 सेंटीमीटर। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल होता कितना है, πr²। तो यहाँ r का मान कितना है, 1 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा π1 का स्क्वायर। ठीक, और ये सेमी स्क्वायर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर की वजह से, तो ये कितना हो जाएगा आपका पाई सेमी स्क्वायर। तो इसका जो सही आंसर होगा आपका कौन सा होगा, पाई सेमी स्क्वायर, ये लास्ट ऑप्शन पाई सेमी स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 16 परीक्षार्थियों का औसत अंक 60 पाया गया। ठीक है, जैसे 16 विद्यार्थियों का औसत अंक 60 है, तो 16 विद्यार्थियों का कुल औसत कितना होगा, मतलब कुल अंक कितना होगा। तो 16 विद्यार्थियों का कुल अंक मतलब टोटल नंबर वो कितने प्राप्त किए, 16 लोगों ने मिलके, 16 विद्यार्थियों ने मिलके। तो ये 60 औसत है, उसमें से 16 का ये गुणा कर देंगे यहाँ पे, तो ये आपका हो जाएगा 960। ठीक है, लेकिन इसमें क्या कह रहा है आगे, बाद में पाया गया कि परीक्षार्थी का अंक 87 के बदले 55 लिया गया था। मतलब लेना था 87, लिया कितना गया, 55। तो कितना कम लिया गया, 32। तो कहने का मतलब इसमें हमें 32 ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने इसको 32 ऐड कर दिया। ठीक है, अब आगे क्या कह रहा है कि दूसरे परीक्षार्थी का अंक 43 के बदले 59 लिखा गया। कहने का मतलब लेना था 43 कम, लेकिन लिखा कितना गया था, ज़्यादा,
सॉरी ये 59 है। तो यहाँ से इसका डिफरेंस कितना था, 16 कम लिखा गया। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 16 ज़्यादा लिख दिया गया यहाँ, सॉरी जैसे ये 43 है, 43 के बजाय हमने 59 लिखा, तो कितना ज़्यादा लिख दिया, 16 ज़्यादा लिख दिया। तो 16 यहाँ से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब इसको लिखेंगे तो ये कट पिट के कितना आएगा, पहले इसी को सॉल्व कर लेते हैं। तो मतलब +16 करना है कितने में, 960 में। तो इस चीज़ में अगर हम +16 करेंगे तो कितना मिलेगा हमको, 9 7 और ये 6, ठीक है। तो 16 विद्यार्थियों का सही जो अंक है, मतलब 16 विद्यार्थियों का कुल जो सही अंक आना कितना था, तो वो आना था 976। अब इसका औसत निकालना है तो इधर भी 16 से डिवाइड कर दो, अब इधर भी 16 से डिवाइड कर दो। तो इसमें 16 से डिवाइड कर दो तो ये 6 बार जाएगा, फिर ये 1 बार जाएगा तो 61 हो जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ बदल जाएगा अब कितना में, तो 16 विद्यार्थियों का औसत अंक, ये औसत अंक हो जाएगा, ठीक है, 61, ठीक। अब इसको या तो इस मेथड से कर लो, या एक चीज़ और इसको समझ सकते हैं, उसको हम देखते हैं कैसे। जैसे दिया है कि 16 विद्यार्थियों का औसत अंक कितना दिया था, औसत अंक दिया था आपका 60, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा था कि 87 के बदले 55 लिखा गया, मतलब लिखा कितना गया था, 87 के बदले 55 लिखा गया। तो कम लिखा गया था, उतना ऐड करना पड़ेगा हमको। एक मिनट, ये थोड़ा सा, तो यहाँ पे क्या होगा कि जैसे बोल रहा है कि 87 लिखना था, लेकिन लिख दिए थे हमने कितना, 55। तो कितना कम लिखा था हमने, 32। तो इसमें 32 ऐड होना चाहिए, ठीक है। और इसके पहले क्या था कि 55 लिखना था दूसरे विद्यार्थी का, मतलब 55 लिखना था हमको, लेकिन हमने लिख कितना दिया था, 43। तो हमने कितना कम लिखा, मतलब कितना ज़्यादा लिखा, सॉरी 55 लिखना था, हमने लिख दिया 43, सॉरी 43 लिखना था, हमने लिख कितना दिया था, 59। तो हमने कितना ज़्यादा लिख दिया, 16। तो ये 16 माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये -16 कर देंगे, ठीक है। तो ये आपको बचेगा कितना, +16। अब ये 16 औसत निकालना है, तो 16 लोगों का औसत कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 16 में डिवाइड कर देंगे 16 से, तो ये आपका होगा 1 +1 आएगा। तो अब औसत था कितना एक्चुअल में, तो औसत था 60, और उसमें से +1 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 60 और +1, तो ये आपका हो जाएगा 61। ये चीज़ थोड़ी कम समझ में आई होगी, वीडियो पॉज करके इसको रोक के देखिएगा, समझने का कोशिश करिएगा तो समझ में आ जाएगा। वैसे आपका बेसिक से ये चीज़ से आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 बिंदु है, जैसे P, Q और R 3 बिंदु है, ठीक है। 3 बिंदु दिया हुआ है, जिसमें PQ 3 सेंटीमीटर, QR 5 सेंटीमीटर और PR 8 सेंटीमीटर। तो पहले हम ये चेक कर लेते हैं। एक मिनट आगे क्या कह रहा है कि उसमें ये पूछ रहा है कि PQR बिंदुओं से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या, मतलब कितने वृत्त इन तीनों बिंदु से होकर गुजरेगा एक साथ। तो इसमें पहले हम ये चेक कर लेते हैं कि पहले ये सर्कल बनाते हैं कि नहीं, सॉरी ट्रेंगल बना सकते हैं कि नहीं, ये तीनों रेखाएं मिलके। तो छोटी दोनों भुजाओं का, जो छोटी दोनों भुजाएं हैं उनको जोड़ने पे तीसरी भुजा से बड़ा आना चाहिए। तो छोटी भुजा PQ है, जिसका मान दिया है 3 सेंटीमीटर, और एक उससे बड़ी भुजा जो है तो वो है आपकी QR दिया है, जिसका मान कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे अगला जो दिया है PR, वो है 8 सेंटीमीटर। तो इन दोनों भुजाओं का जोड़ बड़ी भुजा से बड़ा होना चाहिए। तो 3 और +5 ये कितना हो गया, 8, जो इसके बराबर है, सॉरी ये बराबर है। तो ट्रेंगल तो बनने से रहा, मतलब ट्रेंगल तो बनेगा नहीं। तो अगर अब इस हिसाब से क्वेश्चन को देखा जाए तो इस पे जो तीनों भुजाओं से गुजरने वाली वृत्तों की संख्या तो 0 होगी, क्योंकि ट्रेंगल का निर्माण नहीं हुआ है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका होगा फर्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन 0 वृत्त बनेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि एक परीक्षा में परीक्षार्थियों का औसत अंक 70 पाया गया। चलो ठीक है, मान लेते हैं कि परीक्षा में परीक्षार्थियों की संख्या कितनी है, n है। तो n परीक्षार्थियों का, विद्यार्थियों का
टोटल अंक या फिर कुल अंक कितना होगा, वो होगा आपका 70 इंटू n। अगर औसत लिखते तो बटे n रहता, तो यहाँ पे अगर कुल अंक आ जाता तो ये कितना आ जाता, 70 n। ठीक है। कंप्यूटर त्रुटि के कारण 50 विद्यार्थियों का अंक 90 से 50 आ गया। तो पहले 90 आना था लेकिन आ गया 50, तो कितना कम हुआ, 40 कम हुआ है। एक विद्यार्थी का 40 कम हुआ, लेकिन 50 विद्यार्थियों का 40 कम हुआ है, तो टोटल अंक कितने कम हुए, तो आपका कितना कम हुआ है, 2000। ठीक है। इसकी वजह से औसत घट के कितना आ गया, 60 आ गया। तो n विद्यार्थियों का सही औसत कितना है, n विद्यार्थियों का कुल सही औसत कितना है, सॉरी ये सही नहीं है, गलत है। औसत कितना है, औसत अंक नहीं, अंक कितना टोटल, तो ये हो गया आपका 60 n। ठीक है। अब इन्हीं दोनों का डिफरेंस कितना है, 2000। तो यहाँ पे 70 n आपका 60 n, इन दोनों का डिफरेंस कितना है आपका, तो 2000। तो यहाँ से हम n का मान सॉल्व कर लेंगे, तो ये 10 n बराबर हो जाएगा आपके 2000 के। तो यहाँ से एक जीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो n का मान कितना आ जाएगा, तो टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी, टोटल विद्यार्थियों की संख्या आपकी हो जाएगी 200। ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि मतलब ए बी सी एक वृत्त पर 3 बिंदु हैं। ठीक है। अब वो इस प्रकार है कि ए पर स्पर्श रेखा बढ़ी हुई बी सी को टी पर मिलती है। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। जिसमें से बी टी ए का दिया है 40 डिग्री और कोण सी ए टी दिया है 44 डिग्री। तो बी सी द्वारा जो केंद्र पे जो कोण बनेगा उसका मान क्या होगा। ठीक है। तो पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं। ये आपका बन गया सर्कल। ठीक है। तो इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब यहाँ से कह रहा है कि एक पॉइंट यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ए, तो इस पे जो स्पर्श रेखा है इसको हमने यहाँ बढ़ा दिया। ठीक है, ये स्पर्श रेखा हो गई। अब यहाँ से कह रहा है कि बी सी को अगर हम बढ़ाएं तो जाके बिंदु टी पे मिलती है। ये मान लेते हैं बी है और ये आपका ये सी है। तो इसको हम अगर बढ़ा रहे हैं तो ये आपको मिलती कहाँ है, जाके टी पे। ये तो ये हो गया टी, ये आपका सी, ये हो गया आपका बी। अब इसमें बोल रहा है कि बी टी ए 40 डिग्री है, बी टी ए ये आपका कितना है 40 डिग्री। ठीक है। और क्या कह रहा है कि कोण सी ए टी ये वाला एंगल आपका कितना है 44 डिग्री। ये आपका एंगल कितना है, तो ये आपका है 44 डिग्री। तो अब ये पूछ रहा है कि BC द्वारा जो वृत्त पे केंद्र बनाया जाएगा वो कितने, मतलब इसके द्वारा जो मान लो ये सेंटर है, इस पे जो कोण बनेगा वो कितना होगा इसके द्वारा। ठीक है, यही हमको निकालना है। ठीक, तो पहले हम इस चीज को फाइंड आउट कर लेते हैं कि ये कोण बनेगा कितना। ये कोण निकाल लेते हैं, तो इसका दूना कर देंगे तो ऑटोमेटिक वो चीज निकल के आ जाएगा। तो अब हमको इससे निकालना है, ये 44 है, तो ये वाला एंगल कोण ए बी सी भी 44 होगा, सी भी 44 होगा एकांतर कोण से। ठीक है, ये 44 है, तो यहां से ये वाला कोण भी कितना होगा 44 डिग्री। ठीक है। अब हमको ये वाला कोण मिल जाएगा तो हम ये कोण निकाल लेंगे। अगर ये कोण निकल गया तो इसका दूना कर देंगे तो ये वाला मान निकल जाएगा। तो ये वाला मान कैसे निकलेगा, अब ये वाला ये कोण की, इस कोण को निकालने के लिए ये चीज छोटी सी चीज को समझ लेते हैं। जैसे कि अगर ये त्रिभुज है और ये भुजा बढ़ी हुई है, तो अगर इसका मान थीटा है या फिर इसका मान x दिया है और इसका मान y दिया है, तो ये मान के चलते हैं अगर थीटा है तो x प्लस y बराबर कितना होता है थीटा। तो सेम वही यहाँ भी है, तो 44 और 40 इन दोनों का जोड़ बराबर ये वाला कोण है। ठीक है, तो कोण ए सी बी बराबर कितना है 44 प्लस 40। ठीक है, तो अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 84।
ठीक। तो हमको ये वाला कोड पता चल गया, ये वाला कोड पता चल गया, तो हमको ये वाला कोड निकालना है। तो 180 में से इन दोनों को जोड़ के घटा देंगे तो जो मान निकल के आएगा, तो कोड बी ए सी का मान निकल के आ जाएगा। तो कोड बी ए सी बराबर क्या लिखेंगे, 180। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल कितना होता है, 180। इन दोनों का पता है तो इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कर देंगे तो तीसरा का पता चल जाएगा। तो ये वाला कोड कितना है, 84, और ये वाला कोड कितना है, 44। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे पहले, तो आपका कितना हो जाएगा। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा, तो यहाँ से हो जाएगा 180 माइनस, अब इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 4 और 4 8 हो जाएगा, और यहाँ से ये होगा 12, तो 128। अब यहाँ से इसमें हम 180 में से माइनस कर देंगे तो यहाँ से मिलेगा आपका 2, और यहाँ से 7 में से 2 जाएगा तो आपको मिलेगा 5। ठीक है, तो इस कोड बी ए और सी का मान कितना हो गया, 52 ये। ठीक है, तो ये वाला कोड कितना है, अगर मान लेते हैं यक्स है तो ये वाला कोड होता है 2x। ये सर्कल का जो प्रमेय है, इस प्रमेय के थ्रू अगर जैसे कि अगर यहाँ पे कोई चाप बन गया है, सॉरी यहाँ पे अगर ये किसी आपको गलत समझ जा रहा है, 1 मिनट रुकिए इसको सही करते हैं। तो यहाँ से अगर मान लेते हैं कि ये चाप पे जो एंगल बनता है ये वाला, ये अगर यक्स है तो यहाँ पे बना हुआ कोड 2x होता है। तो बस अब इस कोड को निकालना है, तो इस कोड का मान यक्स का मान कितना है, ये 52 है, तो 52 का यहाँ पे दूना कर देंगे तो जो मान आएगा निकल के आ जाएगा ये। तो ये हो जाएगा आपका ये 52 गुणे 2 कर देंगे, तो यहाँ से 2 का गुणा कर देंगे तो कितना, 2 4, और ये हो जाएगा 5, तो 104। तो ऑप्शन कौन सा सही है देखते हैं। तो इसमें जो सही ऑप्शन दिया है तो चौथा। ठीक है, तो इसको एक बार और समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें बोल ली हैं। तो देखिए पहले बोला है कि ए बी सी 3 बिंदु हैं जो वृत्त के सर्कल पे स्थित है। ठीक है, तो ए बी और सी ये 3 बिंदु हैं। ए से हमने एक स्पर्श रेखा खींचा है और बी सी को हमने आगे बढ़ाया है। बी से सी को हमने आगे बढ़ाया तो वो कहाँ पे जाके मिलते हैं, टी पे, और जिसमें ये वाला एंगल दिया हुआ है बी टी, और ये वाला एंगल 40 दिया है, और इसमें से एक एंगल और दे रखा है कौन सा, सी ए टी 44। तो हमसे ये पूछ रहा है कि BC द्वारा जो जहाँ BC है उसके द्वारा सेंटर पे कितने एंगल का कोण बनेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि ये निकालेंगे कैसे। तो हम अगर ये इस चाप द्वारा जैसे ये वाला एंगल हम निकाल लेते हैं, अगर यहाँ से त्रिभुज बनाते हैं A B C, इनको मिला के अगर हम त्रिभुज बनाते हैं तो ये वाला जो एंगल है ये वाला BAC, तो सेंटर पे वो कितना होगा, दूना हो जाएगा। तो बस हमको ये यक्स मान निकालना है, तो यक्स निकाल लेंगे तो इसको दूना कर देंगे तो आपका मान निकल जाएगा। तो यक्स हमने निकाला है कितना आया था, 52 आया था, तो इसको हमने दूना किया तो कितना हो गया, 104। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा 104, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8 9 12 15 में से भाग देने पे शेषफल सदा 1 रहे। तो पहले हम क्या करते हैं, छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है तो हम पहले क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, तो इसका एलसीएम निकालते हैं, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 9 6 15। ठीक है, यहाँ से 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 2 9 3 और ये 5। इस चीज़ को आगे बढ़ा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो ये 9 3 और 15 हो जाएगा ये। तो यहाँ से अब हम 3 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये 5। तो देखा जाए तो ये 3 यहाँ से कट जाएगा, ये 5 है तो यहाँ से 5। तो अब इस चीज़ का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा कितना आएगा, ये टोटल इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आएगा कितना, 360। 360 ये ऐसी संख्या है जो 8 9 12 और 15 से टोटल पूरी की पूरी विभाजित हो जाएगी। हमको शेषफल हमेशा 1 रखना है, तो शेषफल जब हमको 1 रखना है तो इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो अब किसी भी हाल में इसे अगर हम 8 से 9 से 12 से 15 से भाग देंगे तो हर हाल में हमको शेषफल क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है 361। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 संख्याओं का अनुपात 3 संबंध है 4 अनुपात में है, तो इनका योगफल
420 है तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम या तो दो तरीके से कर सकते हैं। तो बेसिक एक मान लेते हैं, अगर 3 संबंधी 4 दिया तो एक संख्या 3x दूसरी संख्या 4x, इन दोनों का जोड़ कितना दिया है 3x, और 4x का जोड़ कितना है वो आपका है 420। तो 7x कितना होगा, 7x होगा आपका 7x बराबर 420 के, तो x बराबर कितना हो जाएगा 60 के। तो अब इन दोनों का मान पहले निकाल लेते हैं, x का मान रख के। तो 3 से इसमें गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 180, और यहाँ से 4 से गुणा कर देंगे तो 240। तो जो छोटी संख्या है तो 180 है, तो छोटी संख्या यहाँ से 180 हो गई। ठीक है, एक तो या तो आप ये बेसिक से कर लें, और या तो दूसरी बात इसको कर सकते हैं कि जैसे 3 संबंधी 4 के अनुपात में दिया है तो इसको हम डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। तो इनका जोड़ कितना दिया है, मान लेते हैं एक संख्या 3 है और दूसरी संख्या 4 है, इनका जोड़ कितना है 720 है। तो एक कितने के बराबर आ जाएगा, सॉरी 7 कितने के बराबर आ जाएगा 420 के। तो एक कितने के बराबर 60 के। तो 3 कितने के बराबर, इसमें से छोटी संख्या कौन है 3 है, तो 3 निकाल लेंगे 3 का मान, तो यहाँ से हो जाएगा 180। बस बात खत्म। यहाँ से तो सेकंड ऑप्शन सही है आपका 180। या तो आप इस तरह से कर लें या तो इस तरह से कर लें, जो अच्छा लगे। मेरे हिसाब से यही वाला आंसर सही, यही वाला मेथड सही रहेगा, समय इससे ज़्यादा बचता है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है कि यदि ए और बी का रेशियो दिया है 5:6 और यहाँ पे बी सी का रेशियो दिया है 3 संबंधी 1, ठीक है। तो ए बी सी का मान हमको निकालना है, ठीक। तो इसको हम पहले लिख लेते हैं। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे ए बी दिया है 5:6, ठीक है, और यहाँ से बी और संबंधी सी दिया है कितना 3:1। हमको निकालना क्या है, ए निकालना है, बी निकालना है, सी निकालना है। अच्छा, क्वेश्चन में ही अगर चाहें तो क्वेश्चन से ही समझ में आ जाता है कि हमको करना क्या है। यहाँ से ए बी दिया है, बी यहाँ भी सेम है, बी यहाँ भी सेम है, तो हम इसको सेम क्यों नहीं कर लेते हैं। यहाँ 6 है, यहाँ 3 है, तो हम कुछ ऐसा करें कि ये सेम हो जाए, या तो इसमें 2 से डिवाइड कर दे तो फ्रैक्शन में आएंगी वैल्यू, तो करने में थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर फ्रैक्शन में नहीं करना है तो इसमें 2 से गुणा कर देते हैं। तो इसमें अगर हम 2 से गुणा कर दें तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 2, तो 5 6 2। तो ए बी सी का रेशियो क्या निकल के आ जाएगा, ए बी सी, इसका रेशियो निकल के आ जाएगा आपका 5 6, बीच में सेम, और ये 2। तो जो इसका सही ऑप्शन है वो आपका होगा 5 6 2। या तो आप ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, या तो एक तरीका और है, ए बी और ये रहा सी, ठीक है। तो ये आपको लिखते हैं, ए और बी का रेशियो दिया है तो 5 और 6 दिया है, ठीक है, यहाँ से। और आगे क्या दिया है बी और सी का, तो यहाँ से दिया है 3 और 1, ठीक है। तो इसके आगे खाली है, इसको लिख देते हैं। इसके आगे पहले खाली है तो इसको हम लिख देते हैं। अब सीधा सीधा सबको गुणा कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये 15 18 और ये 6। अब ये 3 से कैंसिल आउट हो रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 5 6 और ये आपका 2। तो आप या तो ऐसे कर लें या तो इसको ऐसे कर लें, जो आपको सही लगे वो आप करिए, जैसे सही टाइम बचता है। इस केस में तो ये वाला सही है, ये वाला बेटर है। लेकिन अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें से इस चीज़ को हम आसानी से गुणा करके नहीं कर पा रहे हैं तो इस वाले से कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 3 संख्याएं 3 संबंधी 4 संबंधी 5 के अनुपात में है, ठीक है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का योग शेष संख्या तथा 52 की योग के बराबर है। तो पहले हम यही मान लेते हैं कि एक संख्या 3x, दूसरी जो है आपकी 4x और तीसरी जो है 5x, इन दोनों का जोड़ पहली और सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो सबसे छोटी या सबसे बड़ी, इन दोनों का जोड़ क्या बोल रहा है, शेष संख्या में 52 जोड़ने के बराबर है। तो इसको अगर हम ऐसे लिख देते हैं तो इसमें कह रहा है कि जो छोटी और बड़ी संख्याओं का योग शेष संख्या में 52 जोड़ने के बराबर है। अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर लें, ये हो जाएगा आपका 8x इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 4x और ये प्लस 52। तो यहाँ से ये माइनस कर देंगे
तो कितना हो जाएगा 4x, ठीक है। यहाँ से ये माइनस करेंगे तो ये बचेगा 4x इज इक्वल टू 52। तो x का मान आ जाएगा आपका 13, ठीक है। ये आपका आ गया 13। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि सबसे छोटी संख्या, तो इसमें सबसे छोटी संख्या कौन है 3x है, तो इसमें 3 से गुणा कर देंगे तो आपका कितना हो गया, ये हो जाएगा आपका 39। तो ऑप्शन में नहीं दिया है तो इसका ऑप्शन डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 200% का मान 90 है तो उसका 80% कितना होगा। या तो देखो दो तरीका है, या तो आप यक्स मान लीजिए, यक्स का 200%, ठीक है, इज इक्वल टू कितना 90, ठीक है। तो अब यक्स निकालिए, यहाँ पे यक्स कैसे निकालेंगे, इसका मान हमने बताया था कि 1/100 होता है प्रतिशत का मान, ठीक। तो यहाँ से अगर हम बटे 100 करेंगे तो ये 2 जीरो कट जाएगा, तो ये 200 बटा यहाँ से 100, तो ये 2 जीरो यहाँ से कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा ये 90। तो ये 2 यहाँ से कैंसिल आउट कर देगा, ये कितना बचेगा आपका 45। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा आपका 45, ठीक है। अब इसका हमको 80% निकालना है, तो 80% को अगर हम 80% को अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना होगा 4/5 होता है, ठीक है। तो 45 का 4/5 निकालना है हमको, 45 का 4/5 निकाल लीजिए यहाँ से, तो ये 5 हो जाएगा, तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 9, तो 9 का गुणा 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 36। तो जो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% कम है तो पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना प्रतिशत है। तो पहले हम मान लेते हैं कि तीसरी संख्या हमारे पास है कितनी, मान लेते हैं हमारे पास तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या क्या है 30% कम है, तो 100 का 30% कितना कम होगा, तो 70, ये इतना कम है। और यहाँ से ये दूसरी संख्या कितना है 40% कम है, तो कहने का मतलब होगी कितनी ये 100 का 40%, तो 60। अब ये कह रहा है कि पहली संख्या का दूसरी संख्या कितना है, तो ये दूसरी संख्या ऊपर और जो जिसका का बोला जाता है वो हर में होता है, ठीक है। तो ये यहाँ से हो जाएगा कैंसिल आउट 0 से, तो 6/7 का मान अगर निकालें तो 1/7 का मान होता है फ्रैक्शन में 14 सही 2/7 होता है, इतना प्रतिशत होता है। अब इसी में 6 से गुणा करेंगे तो आपका मान जो निकल के आएगा वो आएगा 85 सही 5/7%, ठीक है। तो वो कैसे आता है, तो इसको अब अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप देख लीजिए इसको। 6 14 को क्या लिख सकते हैं 14 प्लस, इसके पिछले वीडियो लेक्चर में हमने इस चीज़ को समझाया था कि कैसे लिखा जाता है ये। तो इसमें हम अगर इसको गुणा कर देंगे तो हो जाएगा आपका कितना 84, इस चीज़ को इसमें गुणा करेंगे तो ऊपर ही गुणा होता है, तो ये हो जाएगा 12/7, ठीक है। तो ये आपका हो गया 84 प्लस यहाँ से एक बार भाग दे देंगे तो कितनी 1 प्लस 5/7 हो जाएगा ये। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा हमको 5/5/7%, ठीक है। तो ये जो आंसर आपका बनेगा, सॉरी ये 85 लिखा जाएगा, 58 लिखा गया, तो यहाँ से आपको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 85 सही 5/7%, ये फोर्थ ऑप्शन सही है। या तो आप इसको इस चीज़ को समझ लें, इसमें बस क्या करना है गुणा करके लिखा गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि किसी संख्या का 80% मतलब मान लेते हैं संख्या x है, उसका 80%, 80 अभी हमने बताया है कि इसका फ्रैक्शन कितना होता है, तो होता है आपका वो 4/5 30 है। तो संख्या क्या होगी, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ से 2 से काटेंगे तो यह जाएगा 15 और ये बचेगा 2। अब यहाँ से इसको हम x लिख लेते हैं और यहाँ से 15 में 5 का गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा अपना 75/2, तो आपका मान निकल के आ जाएगा 37%। 35 दूना 70 और 2.5 ये, तो दोनों कर देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 37.5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि ए बी का 2/3 है। यहाँ पे इसके पहले क्वेश्चन दिया था जिसमें दिया था कि a/b
दिया है, कुछ दिया था और B/C दिया था, तो उसी में निकालना था जो क्वेश्चन था। तो ये कितना है, A बराबर B, इसका 2/3 है। तो अगर A/B की बात करें तो वो कितना मिल जाएगा, 2/3 मान लेते हैं। एक इक्वेशन बन गया। और दूसरा बनाना है, यहाँ से B दिया है आपका C का 5/2, तो यहाँ से B/C क्या निकल के आएगा, B/C निकल के आएगा आपका 5/2। अब इन्हीं दोनों को गुणा कर लेंगे तो हमें A/C निकल जाएगा। तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, A/B गुणे B/C, यहीं C की हो जाएगा 2/3 गुणे 5/2। ठीक, ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो यहाँ से हो जाएगा A/C का मान 5/3। तो जो सही आंसर आपका होगा 5:3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपका होगा 5/3। क्वेश्चन नंबर 15 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पे 60 आता है, ठीक है, तो इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे कि अगर यहाँ पे देखा जाए तो 60 कई बार आया है, तो 60 हो जाएगा कैंसिल आउट। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाना चाहिए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे कैंसिल आउट हो रही हैं। अगर 0 दिया हुआ है, जैसे किसी संख्या का, जैसे 400 का इतना प्रतिशत, तो अब जैसे 80% बोल रहा है तो उसको फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर हम फ्रैक्शन में लिखेंगे तो वो चीज़ें काटने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। 400 ऑलरेडी 2 जीरो के साथ है, अगर प्रतिशत लिख रहे हैं तो वो बटे में डबल जीरो आएगा, तो ऑटोमेटिक वैसे ही कट जाएगा। तो वैसा ही सिचुएशन कुछ यहाँ पे है, 60 कई बार आया है, तो इसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पे बस हम सीधा लिखेंगे क्या कि यक्स का 60%, हमने मान लिया है कि संख्या यक्स है, उसका 60% में से 60 हमने घटाया तो हमको मिला कितना, 60। तो ठीक है, 60 यहाँ भी, 60 यहाँ, 60 यहाँ, तो ये तीनों यहाँ से कैंसिल आउट, लेकिन प्रतिशत अभी रहेगा, तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1, तो ये इधर चला जाएगा। तो x% इज इक्वल टू 2। तो ये इसको हम बटे में लिखेंगे क्या, x/100। अभी क्वेश्चन में हमने बताया था कि बटे 100 में लिया जाता है इसका मान प्रतिशत का, तो ये हो जाएगा आपका x बराबर 200। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपका लास्ट ऑप्शन सही है, x इक्वल टू 200। क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है कि अच्छा, ये हाइट एंड डिस्टेंस का है। तो इसमें कह रहा है कि बराबर ऊंचाई के दो खंभे 100 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने खड़े हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को हम अगले पेज पे करते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, डायग्राम बनाते हैं। जैसे कि ये आपकी सड़क है 100 मीटर लंबी, 100 मीटर चौड़ी, 100 मीटर चौड़ी ये सड़क है। ये आपका एक पिलर है और ये आपका ये दूसरा पिलर है। ठीक, अब क्या बोल रहा है आगे, आगे कह रहा है कि सड़क पर उनके बीच एक बिंदु से उनके शिखर का उन्नयन कोण 30 बनता है और 60 बनता है। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि किसी सड़क पे कोई एक बिंदु है, मान लेते हैं कि ये वाला बिंदु दिया है, यहाँ से ये 60 बनता है, तो ये कितना बनता है, 30 बनता है। ठीक है, और ये हाइट आपकी कितना है, दोनों का सेम है, तो यही हाइट पूछ रहा है। तो अब हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस आपका यक्स है, तो ये कितना होगा 100 माइनस यक्स, क्योंकि पूरा 100 दिया है। तो अगर हम tan 60 लिखें तो tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, h/x। तो ये कितना, इसका मान कितना होता है, रूट में 3 h/x। तो x का मान कितना हो जाएगा, 1/√3 इंटू एच। क्वेश्चन ये कि यहाँ से कह सकते हैं। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, tan 30 अगर लिखते हैं तो यहाँ से क्या लिखेंगे, h लंब बटा ये आधार 100 माइनस x। अब ये होता कितना है, 1/√3 होता है। tan 30 यहाँ से h, ये हो जाएगा आपका 100 माइनस x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 3x, तो ये हो जाएगा √3h। इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ से x का मान रख देंगे ये वाला,
तो ये आपका हो जाएगा 100 माइनस एच बाई √3। यहाँ से ये हो जाएगा आपका √3h। अब इस चीज़ को हम इधर ले जाएंगे, 100 को यहीं पर रहने देते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ये √3h प्लस एच बाई √3। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, ये हो जाएगा आपका 100, तो ये हो जाएगा 3h प्लस एच डिवाइड बाई √3। ठीक है, अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 100 इज इक्वल टू 4h डिवाइड बाई √3। ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो 25 बार में, तो इधर से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 25√3 इज इक्वल टू एच। तो ये हाइट कितनी हो गई, 25√3 मीटर। ठीक है, इसका जो आंसर जो देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा दिया है, तो 25√3 फर्स्ट ऑप्शन दिया है, तो पहला ऑप्शन 16 नंबर का पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि बलबीर 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से कर्ज लिया, ठीक है, 4 वर्ष बाद सूद के साथ लौटा दिया। यदि उसने कुल 7,000 रुपये लौटाया तो उसका मूलधन कितना था। तो एक तो हम बेसिक से करते हैं, पहले मान लेते हैं कि उसका मूलधन कितना था। फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं कि फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर कितना होता है, मूलधन दर गुणे समय होता है बटे 100। तो ये पूरा पैसा है, ठीक है, इसमें मूलधन भी है और ब्याज भी है। ठीक है, तो अगर हम मान लेते हैं कि मूलधन हमारा कितना है, P रुपया है, तो इसमें से अगर हम P निकाल देंगे तो हमें साधारण ब्याज मिल जाएगा कि मतलब ब्याज कितना दिया था वो, तो ये 7,000 माइनस P। ठीक, अब यहाँ से ये P इज इक्वल दर दिया है 10, समय 4, और ये हो जाएगा आपका 100। तो यहाँ से इसको हम कैंसिल कर लेंगे। ठीक है, अब इसको हम अब इस चीज़ को इसमें हम गुणा करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 10 से, तो ये हो जाएगा आपका 70,000 माइनस 10P, और ये हो जाएगा आपका 4P। ठीक है, अब ये चीज़ इधर आ जाएगी, तो ये हो जाएगा आपका ये 70,000 और 10 और 4, 10 4 14P। ठीक है, अब यहाँ से P का मान क्या निकल के आ जाएगा, 5,000 डिवाइड कर देंगे तो 14 5 70। तो यहाँ या तो आप इसको इस बेसिक मेथड से कर लीजिए, या तो एक अपने से सोच के कुछ करना है तो हम थोड़ा सा लॉजिकल सोचते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास मूलधन कितना है, 100 रुपये है। मूलधन अगर 100 रुपये है, तो अगर इस पर हम 10% दर के हिसाब से ब्याज जोड़ें तो 1 वर्ष का कितना होगा, 10 रुपये। 4 वर्ष का कितना हो जाएगा, तो हर वर्ष समान रहता है साधारण ब्याज में तो कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो कितना हो जाएगा ये 40 रुपये 4 वर्ष का 100 रुपये के हिसाब से। तो टोटल अगर सूद देखा जाए तो कितना हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा 140 रुपये। तो वो अगर बलबीर की बात करें तो वो कितना लौटाया, 140 रुपये, लेकिन एक्चुअल में लौटाया कितना था वो 7,000, तो ये 7,000 के बराबर है। अब यहाँ से ये कैंसिल आउट कर देंगे, तो 1 का मान यहाँ से 14 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 50 रुपये। तो 100 का मान, हमारा मूलधन कितना था 100 रुपये, तो 100 का मान यहाँ से निकाल लेंगे, 1 यूनिट 50 के बराबर, तो 100 यूनिट कितने के बराबर होगी, 5,000। बस सिंपल सा, ये बेसिक सा करिए, इस मेथड से ज़्यादा बेटर है इसमें रखने से। ठीक है, तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट ऑप्शन 5,000 रुपये। ठीक है, पहला ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 18 में, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इस चीज़ को पहले थोड़ा सा एक चीज़ समझ लेते हैं कि जैसे अगर डिवीजन का जो एक रूल है फ्रैक्शन में, अगर मान लेते हैं कि कोई नंबर x है, उसमें हम अगर डिवाइड कर रहे हैं x से, तो उसमें करते हैं क्या, पहले इस डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन में बदलते हैं। तो इसमें अगर मल्टीप्लिकेशन बदलते हैं तो ये वाला जो y वाला पोर्शन है इसको हम रिवर्स लिख देते हैं। ठीक है, या ये अगर फ्रैक्शन में है, मान लेते हैं ये p है और ये डिवाइड बाई q/s है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई s बाई q कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। जैसे ये y है तो 1/y, अगर q/s है तो s बाई q। तो सेम यहीं पे करना है इसको। तो क्वेश्चन लिखते हैं, तो 1/7 इंटू 21/5 यहाँ से डिवाइड है 18/25 है। अब इस चीज़ को हम रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/7 यहाँ से 21/5 गुणे 25/18
18, ठीक है। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट 5 बार, ये 3 से कटेगा, सॉरी 7 से ये 3 बार में कट गया और 3 से ये 6 बार में। तो आपका मान कितना निकल के आ गया, तो ये आ गया आपका 5/6, जो ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है कि एक रेलगाड़ी तथा कार की गति का अनुपात कितना है। गति का अनुपात दिया हुआ है, जैसे रेलगाड़ी की गति का अनुपात और कार की गति का अनुपात दिया हुआ है 16 संबंधे 15, ठीक है। और एक बस 480 किमी 8 घंटे में तय करती है। तो अगर बस की स्पीड की बात करें तो बस का स्पीड कितना होगा, तो 480 बटा के यहाँ से 8, तो बस की स्पीड आपकी कितनी हो गई, 60 किमी प्रति घंटा हो जाएगा, ठीक। तो बस की गति रेलगाड़ी की गति का 3/4 है। ये जो गति है वो रेलगाड़ी की गति का 3/4 है। मतलब कि अगर ये रेलगाड़ी की गति के 3/4 भाग है, तो यहाँ से हम एक भाग निकालेंगे कंप्लीट। तो यहाँ से इसको हम कर देंगे 4 से गुणा और 3 से यहाँ से डिवाइड कर देंगे। तो ये एक का मान कितना आ जाएगा, 80 किमी पर आवर। तो रेलगाड़ी की गति कितनी हो गई, 80 किमी प्रति घंटा। लेकिन एक्चुअल में इनका रेशियो कितना दिया है, रेशियो दिया है ये 16 बराबर है कितने के, 80 किमी प्रति आवर के। तो एक कितने के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 5। तो 15 कितने के बराबर होगा, 75। कैसे 75, जैसे अगर एक यूनिट 5 के बराबर है तो 15 में इसमें 5 के गुणा करेंगे तो कितना होगा, 75। तो कहने का मतलब अगर कार की स्पीड की बात करें तो वो कितना है, 75 किमी पर आवर, ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है, तो बस की गति ये चीज़ तो हमने समझ लिया। अब आगे कह रहा है कि 6 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी। तो अब हमको स्पीड पता है, टाइम पता है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 75 गुणे 6, तो 6 का गुणा कर देंगे इसमें, तो आपका निकल के कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42 ये और प्लस 30, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 450 किमी। तो ये आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है। तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिख लें सीधा सा। तो 625 है बटे कितना होगा, एक पे 1 2 3 और 4 जीरो लगेगा एक पे, ठीक। अब इसका हमको स्क्वायर रूट निकालना है। तो 625 का स्क्वायर रूट हमको पता है कितना होता है, 25 होता है। और 10,000 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 100। अब इसको पॉइंट में लिखना है तो 0.25, ठीक। तो इसका जो सही आंसर है वो आपका है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात इतना दिया हो, उनके संगत मध्यिकाओं का अनुपात, तो बस सिंपल इसका स्क्वायर रूट निकाल लो। ये फार्मूला ही होता है। जैसे अगर त्रिभुजों मतलब जैसे दो समरूप त्रिभुज जैसे A1 है और A2, इनका रेशियो अगर दिया है और ये मध्यिकाओं का अनुपात, तो मध्यिकाओं का अनुपात होता है आपका इसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये कितना दिया है, 16/49 और मध्यिका M1/M2, इसका स्क्वायर ऐसे लिखेंगे तो M1/M2 क्या हो जाएगा, M1/M2। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 7। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका होगा 4 संबंधी 7, ठीक है। ये फार्मूला होता है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि ABC किसी काम को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे में करते हैं। सेम क्वेश्चन इसके पहले जो टेस्ट सीरीज हमने कराया था उसमें ऐसा सेम क्वेश्चन आया था, बस उसमें थोड़ा सा अलग था। तो इसमें कह रहा है कि A अगर 6 घंटे में करता है, B 4 घंटे में और C 12 घंटे में करता है। अगर तीनों मिल के अगर उसी काम को करें तो कितने दिन में करेंगे, कितने घंटे में करेंगे, सॉरी। तो यहाँ पे A 6 घंटे में कर रहा है, B आपका 4 घंटे में कर रहा है, C कितने घंटे में कर रहा है, 12 घंटे में। और मान लेते हैं इनका LCM निकालते हैं तो मिलेगा आपको 12। ये होता है आपका टोटल वर्क, ये आपका होता है टोटल वर्क। और यहाँ से A द्वारा एक दिन में कितना यूनिट काम किया जाएगा, मतलब 1 घंटे में,
तो ये आपका 2 यूनिट करेगा 1 घंटे में, ये 3 यूनिट करेगा बी द्वारा, और ये आपका 1 यूनिट। कैसे निकल रहा है ये, तो 12 में 6 का भाग देंगे तो 2, 12 में 4 का भाग देंगे तो 3, और 12 में 12 का भाग देंगे तो 1। अब तीनों जैसे कि 1 घंटे में 2 यूनिट कर रहा है, 1 घंटे में बी द्वारा 3 यूनिट किया जा रहा है और सी द्वारा 1 यूनिट किया जा रहा है, तो तीनों 1 घंटे में कितने यूनिट करेंगे टोटल। अगर तीनों मिल के अगर 1 घंटे में करें तो टोटल कितने यूनिट वर्क करेंगे, तो 2, 3 और 1, 6 यूनिट करेंगे वर्क। टोटल यूनिट कितना है वर्क का, तो 12। तो 12 एक घंटे में 6 यूनिट, तो 12 यूनिट करने के लिए कितना घंटा लगेगा, तो 2 आवर लगेगा दूना। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि 9 बच्चों के समूह का औसत वर्ष कितना है, 10 वर्ष है। ठीक है, अगर औसत वर्ष 9 बच्चों का औसत आयु 10 वर्ष है, तो टोटल 9 बच्चों की आयु कितनी होगी, 9 बच्चों की कुल आयु कितनी होगी, तब कुल आयु तो 10 गुणे 9, तो आपका हो जाएगा 90 वर्ष टोटल 9 बच्चों का जोड़ने के बाद। अब इसमें से कह रहा है कि 2 बच्चे जिनकी आयु 9 वर्ष और 11 वर्ष है वो चले जाते हैं, तो एक का 9 वर्ष है, एक का 11 वर्ष, तो दोनों का अगर जोड़े तो कितना हो गया 20 वर्ष, मतलब 20 वर्ष है दोनों का मिला के, वो दोनों चले जाते हैं। तो 90 वर्ष अगर 9 बच्चों की कुल आयु, तो अब कितने बच्चे 7 बच्चे। तो 7 बच्चे की कुल आयु की बात करें तो अब कितना है 90, और 2 चले गए हैं 20 वर्ष, तो यहाँ से बचा कितना 70 वर्ष। ठीक है, तो 2 वर्ष बाद शेष बच्चों की आयु क्या होगी, तो 2 वर्ष बाद तो 7 बच्चों की भी तो 2 वर्ष बढ़ेगी। यहाँ से जैसे 1 बच्चे की 2 वर्ष बढ़ी, तो 7 बच्चे की 2 वर्ष बढ़ेगा, तो कितना बढ़ेगा टोटल 14 वर्ष। तो यहाँ से 7 बच्चों 2 वर्ष बाद, यहाँ पे लिख लेते हैं 2 वर्ष बाद 7 बच्चों का कुल आयु, 7 बच्चों का कुल आयु कितना होगा, तो ये 70 और प्लस 14। ठीक है, ये ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 84। अब यहाँ से अगर इनका औसत निकालना है तो 7 इसमें डिवाइड कर देंगे, 7 इसमें डिवाइड कर देंगे, तो 84 में हम 7 करेंगे डिवाइड, तो कितना हो जाएगा, तो ये 7 डिवाइड करेंगे तो 12 7 84। तो एक ऑप्शन नंबर कौन सा दिया 10 11, इसमें तो ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, चीज़ों को समझिए पहले। इसमें कह रहा है कि 9 बच्चों की औसत आयु दिया है 10 वर्ष। ठीक है, 10 वर्ष दिया है औसत आयु, तो उन 9 बच्चों का कुल आयु कितना होगा, तो 10 गुणे 9 90 वर्ष। ठीक है, अब जिनमें से 2 बच्चे चले जाते हैं जिनकी आयु कितनी 9 वर्ष है और 11 वर्ष है, तो 9 और 11 20 वर्ष, मतलब 2 बच्चों की आयु जिनकी आयु 20 वर्ष है वो चले जाते हैं, तो इनमें से 7 बच्चों की कुल आयु कितनी बचेगी 70 वर्ष। ठीक है, 2 वर्ष बाद अब पूछ रहा है, तो 2 वर्ष बाद हर बच्चे का 2 वर्ष बढ़ेगा, तो 7 बच्चे हैं टोटल, तो कितने वर्ष बढ़ेगा 14 वर्ष बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ से 14 वर्ष, तो अब इसको इनमें ऐड कर दिया। अब इसका हमको रेशियो निकालना है, तो टोटल बच्चे कितने हैं 7 हैं, तो 7 से इसमें डिवाइड कर देंगे, तो आपका आंसर निकल के आएगा 12, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 40% में 42 जोड़ने पे वही संख्या मिलती है। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसको फ्रैक्शन में, तो ये 40% का फ्रैक्शन क्या होगा 2/5, तो यक्स का 40% कितना है, सॉरी यक्स का 40% में 42 जोड़ने पे, इसमें हम क्या कर रहे हैं कि 42 ऐड कर रहे हैं, तो हमको क्या मिल रहा है कि वही संख्या मिल रही है। ठीक है, तो अब इस चीज़ को हम लिखेंगे 2/5 यक्स, इसको हम फ्रैक्शन में लिखे हैं, जैसे इसको 40% फ्रैक्शन में, तो 2/5 होगा। ठीक है, जब हम प्रतिशत वाली सीरीज स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम बेसिक से पूरा एंड तक हम इसको समझाएंगे कैसे क्या क्या होता है प्रतिशत का। तो अभी इतना बस समझ लीजिए कि 40% का फ्रैक्शन जो होता है वो होता है 2/5। ठीक है, ये एक्स के बराबर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ 42 को हम इधर ही रहने देते हैं, 2/5 एक्स को हम ले जाते हैं दाहिने साइड, तो यक्स हो जाएगा यहाँ से -2/5 यक्स, तो ये हो जाएगा 3 यक्स बटा
5, ये हो जाएगा आपका 42। तो इसको हम अब सॉल्व करते हैं, 5 से इधर गुणा कर देंगे, तो 42 गुणे 5 इज इक्वल टू 3x। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, अब x बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 42, ये 5 नीचे 3, ये हो जाएगा, कट जाएगा यहाँ से कितने बार, 14 बार में, ये यहाँ से गुणा कर देंगे इसमें, तो कितना हो जाएगा 14 5 70। तो आपका जो सही आंसर है वो आपका होगा 70। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि सम्मुख चित्र में AD, ए यहाँ पे D है, ठीक है, कोण A को अर्धक करती है, ये वाला कोण A वाले कोण को बराबर बराबर भाग में बांटती है, पूरे ये वाले कोण को, ठीक है। तो x का मान होगा, ये दिया है आपका x, ये 6 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 है, ये 5 है, ये आपका 4 है और ये आपका x है। तो इसमें ये त्रिभुज A B और D, त्रिभुज A C और D के समरूप त्रिभुज है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4/5 यहाँ से x बटा 6। तो अभी इसको उसमें हम मल्टीप्लाई कर लें, तो x यहाँ से हो जाएगा ये 5x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 24, 6 गुणे 4 24। अब यहाँ से 5 से इसमें डिवाइड कर देंगे हम, तो क्या मिलेगा हमको, 5 चौका 20, 5 8 40, तो 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो चीज़ें बस इसमें कुछ समझना नहीं था, इसमें बस यही देखना था कि ये समरूप का कंडीशन बना रहा है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज समरूप है, तो ये रेशियो हमको मिल जाएगा यहाँ से। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे इस समीकरण को, तो x का जो मान आएगा तो यहाँ से आएगा 4.8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।